उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने सामने मौजूद बड़ी सी मशीन के बटन ऑफ कर दिए और फिर उठ खड़ा हुआ। उसका मतलब है कि ट्रांसमिट फ्यूज सिस्टम खत्म हो चुका है। इमरान ने मुड़कर पीछे खड़े ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। उसके सर पर पट्टियां अभी तक मौजूद थी। हाँ, वरना मशीन इसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट तो जरूर देती। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे पहले से यही खतरा था, इसलिए मैंने ट्रांसमिट फ्यूज को चेक कर लिया था, इमरान ने कहा। और वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए लेबॉर्ट्री से ऑपरेशन रूम में आ गए। इमरान को आज अस्पताल से फारिग किया गया था और अस्पताल से फारिग होते ही वो सीधा दानिश मंजिल पहुंचा था ताकि आइंदा का प्रोग्राम एडजस्ट कर सके। और इसी आइंदा के प्रोग्राम की एडजस्टमेंट के लिए उसने सबसे पहले दानिश मंजिल की लेबॉर्ट्री में ट्रांसमिट फ्यूज को चेक किया था। उसका मतलब है पावरलैंड का हेडक्वार्टर अब ओपन हो चुका है। ब्लैक ज़ीरो ने ऑपरेशन रूम में पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है। इमरान ने कुर्सी के पुश से सर टिकाते हुए जवाब दिया। उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। ब्लैक ज़ीरो ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बड़ी वाज़ेह बात है, हेनरी को मेरी मौत का यकीन हो चुका है। उससे मालूम है कि ट्रांसमिट फ्यूज पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के पास मौजूद है, इसलिए उसने ये सिस्टम खत्म कर दिया कि अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर को ढूंढती फिरे। वरना तो सीक्रेट सर्विस और कुछ नहीं तो कम से कम मेरा इंतकाम लेने के लिए वहां पहुंच जाती। इमरान ने उसी तरह आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया, बिल्कुल यही बात होगी, लेकिन अब वाकई ही हेडक्वार्टर तो ढूंढना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, गेस्ट रूम की तबाही से पहले मेरी और हेनरी की इलेक्ट्रो रॉड के जरिए जो गुफ्तगू हुई थी वो तो रिकॉर्ड कर ली होगी। अचानक इमरान ने आंखें खोलकर पूछा, हाँ बिल्कुल, वो तो रिकॉर्ड है। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर जवाब दिया, तो फिर आओ अभी हेडक्वार्टर का महल्ले वकू मालूम कर लेते हैं। इमरान ने मुस्कुराकर कुर्सी से उठते हुए कहा, लेकिन रिकॉर्ड टेप से महल्ले वकू कैसे मालूम होगा? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा, सामरी जादूगर की शागिर्दी कभी कभी काम आ जाती है, तुम आओ तो सही। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाता लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो भी कंधे उचकाए उसके पीछे चल पड़ा। वैसे बात अभी तक उसकी समझ में ना रही थी कि टेप से हेडक्वार्टर आखिरकार कैसे ट्रेस होगा, लेकिन वो जानता था कि इमरान की जहानत बाज़-औक़ात ऐसे कारनामे भी दिखा देती है जिन पर वाकई ही जादूगरी का ही शाइबा होता है। कहाँ है वो टेप, लाओ। इमरान ने लेबॉर्ट्री में पहुंचते ही कहा और ब्लैक ज़ीरो कदम बढ़ाता एक अलमारी की तरफ बढ़ गया जहां एक बड़े साइज लेकिन इंतहाई जदीद अंदाज का रिकॉर्डर मौजूद था। इमरान ने कैसेट इसमें डाली और उसके बटन दबाने शुरू कर दिए। रिकॉर्ड्स के ऊपर आवाज की लहरों की ताकत बनाने वाला एक डायल मौजूद था। इमरान ने रिकॉर्ड के बटन ऑन किए और निगाहें इस डायल पर जमा दी। गुफ्तगू शुरू हो गई। इमरान की निगाहें बदस्तूर डायल पर जमी हुई थी जिस पर सुई हरकत करने लगी थी। जब टेप खत्म हो गया तो इमरान ने रिकॉर्डर बंद किया और टेप निकाल कर वापस ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ा दी। क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अभी तो सिर्फ महीना देखा है कि कौन सा लगा हुआ है, वैसे डिलीवरी करीब है, अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, इमरान ने कहा। ब्लैक ज़ीरो चीमकर खामोश हो गया। इमरान रिकॉर्डर से उठकर एक और मशीन के सामने बैठ गया। उसने उसके मुख्तलिफ बटन दबाए। ये वॉइस इंडिकेटर था, आवाज़ की लहरों की ताकत के मुताबिक फासला बता सकता था। इमरान ने उसके मुख्तलिफ नाबें घुमाकर एक डायल पर मौजूद सुई को हरकत दी और जब सुई 12 के हिस्से पर पहुंच गई तो इमरान ने नाबें घुमाना बंद करके उसके मुख्तलिफ बटन दबाए तो एक बड़ा सा डायल रोशन हो गया जिसमें 4 खाने बने हुए थे। बटन दबते ही चारों खानों में तेजी से नंबर बदलने लगे और फिर बारी बारी हर एक पर नंबर एक मखसूस हद तक पहुंच कर रुक गए। दुनिया का फासला बताने वाला नक्शा और खाली कागज ले आओ, अभी पता चल जाता है कि क्या हुआ, लड़का या लड़की, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ वापस एक अलमारी की तरफ मुड़ गया। अब बात कुछ उसकी समझ में भी आने लगी थी। इमरान ने वाकई ही ऐसा जाविया सोचा था जो शायद जिंदगी भर उसके जहन में ना आ सकता था। आवाज की इंतहाई ताकत को मापकर उसके जरिए फासला मालूम कर लिया था कि इस कदर ताकत रेडियाई वॉइस लहर ज्यादा से ज्यादा कितने फासले तक कायम रह सकती है। अब मशीन पर उसने चारों सिम्मतों पर इस फासले को चेक कर लिया था। डायल पर मौजूद 4 खाने 4 मुख्तलिफ सिम्मतों की निशानदही कर रहे थे। अब मसला रह गया था सिम्मत की तौयन का और ब्लैक ज़ीरो यही देखना चाहता था कि वो इसका तौयन कैसे करता है। ब्लैक ज़ीरो ने अलमारी से नक्शा और एक खाली पैड लाकर इमरान को दे दिया। इमरान ने खाली कागज पर मुख्तलिफ सिम्मतों का फासला लिखा और फिर उठकर एक बड़ी सी मेज पर आ गया। वहां पहुंचकर उसने नक्शा खोलकर मेज पर बिछा दिया और उसके बाद वो इस पर झुक गया। मशरिक तो नहीं हो सकता, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्यों? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। इस तरफ इस फासले पर बर्फानी इलाका फैला हुआ है और अगर ये काल बर्फानी इलाके से की जाती तो आवाज़ की रेडियाई लहरों में हल्की सी ज़ाज़ा की आवाज़ साफ सुनाई देती। हालांकि टेप में मौजूद गुफ्तगू में ऐसी आवाज़ मौजूद नहीं। अब रह गया शुमाल, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस फासले पर शुमाल में समंदर है और बर्फानी इलाके की तरह समंदर से होने वाली रेडियाई लहरों में भी सीटी की आवाज़ ज़रूर शामिल होती है जो इस गुफ्तगू में नहीं। अब रह गई 2 सिम्मतें
जनूब और मगरिब। जनूब की तरफ इस फासले पर वसी सहरा है, वहाँ से भी कॉल में मखसूस आवाज़ शामिल होनी चाहिए थी, इसलिए हमारी मतलूबा सिमत मगरिब ही हो सकती है। शाहजहां सेंटर जिसका टारगेट उल्टा गया था वो भी इसी तरफ है और ट्रांसमिट फ्यूज़ की साख्त के मुताबिक इसका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 500 मील तक बदला जा सकता है, इसलिए शाहजहां सेंटर से 500 मील के फासले पर ही पावरलैंड का हेडक्वार्टर हो सकता है और मगरिब की सिमत और शाहजहां सेंटर के इलाके से 500 मील के फासले और आवाज़ की ताकत के फासले को अगर बैक वक्त सामने रखा जाए तो ये इलाका बनता है। बिल्कुल यही होगा। यहाँ वसी और अरीज रकबे में पहाड़ी इलाका फैला हुआ है जहाँ कहीं कहीं छोटे शहर हैं। इमरान ने नक्शे में एक जगह उंगली रखते हुए कहा, ये तो शुमाली एक्रीमिया का आखिरी हिस्सा है। ब्लैक सीरो ने झुककर देखते हुए कहा, बिल्कुल, इस इलाके को वहाँ एमलैंड यानी मिनरल लैंड कहा जाता है और इसका मानी जानते हो या मुझसे मतलब पूछोगे? इमरान ने कहा, अब इतना भी अनपढ़ ना बताए, मिनरल धात को कहते हैं। ब्लैक सीरो ने हंसते हुए कहा, चलो पढ़ गायब करके सिर्फ इन कह देता हूँ, अब तो खुश हो। यहाँ चूंकि धातों के वसी खायर मिलने के इम्कानात हैं, इसलिए इलाके को मिनरल लैंड यानी एमलैंड कहा जाता है और यहाँ मनसूबा के तहत आबादी को फैलने नहीं दिया गया ताकि यहाँ से धातें निकाल कर काम आसानी से हो सके। अब देखना यह है कि हेडक्वार्टर एमलैंड के किस हिस्से में है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, वो नक्शे पर झुका हुआ था। एमलैंड का सबसे बड़ा शहर डिक सिटी है और ख़ास सा बड़ा शहर है और हेडक्वार्टर में ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब की गई होंगी और वहाँ रहने वालों के लिए खुराक और असला और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए जो खाम माल की भी मुसलसल ज़रूरत पड़ती रही होगी, वो फिर यहाँ से नराक सिटी सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए मेरे ख्याल में हेडक्वार्टर डिक सिटी के करीब ही मौजूद होगा। इमरान ने कहा, ज़ाहिर है उसे बनाया तो अंडरग्राउंड ही किया होगा, वरना इतना बड़ा हेडक्वार्टर तो हुकूमत एक्रीमिया की नज़रों से नहीं छुप सकता। ब्लैक सीरो ने कहा, हाँ लाजमी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड नहीं हो सकता, वरना एक्रीमिया के मसनूई सियारों की तस्वीरों का जायजा लेने वाले इस इलाके में होने वाली मामूली सी नकलो हरकत पे भी ज़रूर चौंक पड़ते और उनका अब तक ना चौंकने का मतलब यही हो सकता है कि हेडक्वार्टर तो ज़रूर अंडरग्राउंड होगा, लेकिन उसे छुपाने के लिए उसके ऊपर कोई चीज़ बनाई गई होगी, कोई आबादी भी हो सकती है। इमरान ने कहा, तो फिर ये आबादी हो सकती है क्राम सिटी। ब्लैक सीरो ने डिक सिटी के शुमाल मगरिब में वाकई एक आबादी पर उंगली रखते हुए कहा, हाँ तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है, हम उससे भी चेक करें ताकि हम ख्वाम इतनी दूर धक्के ना खाते फिरें। इमरान ने कहा, कैसे चेक करेंगे? ब्लैक सीरो ने एक बार फिर हैरान होते हुए कहा, जैसे ये जगह ढूंढी है, कहा तो है कि कभी कभी सामरी जादूगरी की शागिर्दी बड़े काम दिखाती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने खाली कागज़ पर कलम से मुख्तलिफ हिस्से लिखने शुरू कर दिए। वो नक्शे में से मुख्तलिफ फासले चेक करता और फिर उन्हें कागज़ पर लिखना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद उसने मखसूस हिस्से अलहदा लिखने शुरू कर दिए। ये क्राम सिटी की लॉन्ग रेंज फ्रीक्वेंसी हो सकती है, आओ अब लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर को आजमाएं। इमरान ने उठते हुए कहा, फिर वो लेबॉर्ट्री में मौजूद एक बड़े से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गया। उसने कागज़ पर लिखी हुई फ्रीक्वेंसी इस पर सेट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलो B11 कॉलिंग ओवर। इमरान ने नामानूस से लहजे में बात करते हुए कहा। चंद लम्हों बाद अचानक ट्रांसमीटर पर राब्ता ज़ाहिर करने वाले बल्ब जल उठा। यस हैरी अटेंडिंग नंबर 2 बॉस, कौन बोल रहा है? ओवर। दूसरी तरफ से एक हैरत भरी आवाज़ सुनाई थी। B11 बोल रहा हूँ, बॉस हेनरी से बात कराओ। इज इट टॉप सीक्रेट? ओवर। इमरान ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। कौन B11? पूरा कोड बताओ। ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में अब हैरत के साथ साथ करख्तगी का अंसर भी नुमाया हो गया था। यू शट अप, इज इट टॉप सीक्रेट? बॉस हेनरी से बात कराओ, वो जानते होंगे। ओवर। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में इख्तियार करते हुए कहा। ओके ओवर। दूसरी तरफ से हैरी ने कहा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर के कोने में लगा हुआ एक सफ़ेद बटन दबा दिया। यस हेनरी अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से हेनरी की आवाज़ सुनाई थी और ब्लैक सीरो की आंखें हैरत से फैलती चली गई। वाकई ही इमरान की जहानत दर्जाए कमाल पर पहुंची हुई थी। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। B11 बोल रहा हूँ सर, फ्रॉम नाराक सिटी। बॉस तिरमिज़ी ने मुझे हुक्म दिया है कि इन एमरजेंसी में आपसे बराह रास्त रब्ता कायम किया जाए। इंटरनेशनल टीम पावरलैंड के खिलाफ तरतीब दिए जाने की स्कीम बनाई जा रही है। अभी तफसीलात तय नहीं हुई, लेकिन किसी भी वक्त हो सकती हैं। अगर आप हुक्म दें तो बी ग्रुप इस टीम की तश्कील होते ही उसे ख़त्म कर दे। इज इट इन आवर हैंड सर? इमरान ने तेज तेज लहजे में मौतबाना लहजे में कहा। तुम कौन हो और ये बी ग्रुप क्या है? मैं तो इस ग्रुप को नहीं जानता। ओवर। हेनरी ने हैरत भरे लहजे में बात करते हुए कहा। जनाब
बॉस तिरमजी ने ये सीक्रेट ग्रुप तरतीब दिया हुआ है। इज इट सीक्रेट? हम इनके तहत काम करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान जाने से पहले हमें हिदायत दी थी कि हम इमरजेंसी की सूरत में आपसे बात कर लें। ओवर। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। ओ अच्छा, तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? तुम ऐसा करो, अपने मुतलिक तमाम तफसीलात पहले हेडक्वार्टर को फाइल करो, इसके बाद मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। और सुनो, बॉस तिरमिजी एक मिशन में हलाक हो चुके हैं। अब पावरलैंड का चीफ बॉस मैं हूँ, समझे? ओवर। हेनरी ने तेज लहजे में कहा। ओह, लेकिन हमें तो बॉस तिरमिजी की हलाकत की इत्तला नहीं मिली। लेकिन सर, बी ग्रुप तो बॉस तिरमिजी ने निजी तौर पर तरतीब दिया हुआ है, इसलिए बॉस तिरमिजी की हलाकत की बाद सूरत हाल बदल गई है। हम इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके इस सूरत हाल पर बहस करने के लिए फैसला करेंगे कि हम पावरलैंड के साथ बाकायदा अटैच हों या नहीं। हमारा फैसला पावरलैंड के साथ अटैच होने का हुआ तो मैं तफसीलात बता दूंगा, वरना हम आज़ाद होंगे। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आपने बड़ी लंबी बात की है। वो लाजिमन कॉल का मरकज़ चेक करेंगे और हो सकता है उन्होंने कर भी दिया हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हेनरी ज़हीन आदमी है और ज़हीन आदमी को चक्कर देना खासा मुश्किल है। अगर मैं बात अधूरी छोड़ देता तो वो लाजमन मशकूक हो जाता। अलबत्ता अब इतना मशकूक ना होगा। और बाकी रही कॉल चेक करने वाली बात, तो उसका बंदोबस्त मैंने पहले ही कर लिया था। इस सफ़ेद बटन के दबने की से कॉल फ्री हो गई और अब उसे चेक नहीं किया जा सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो अब ये बात तय हो गई कि पावरलैंड का हेडक्वार्टर एमलैंड के इलाके में वाक़या है। वैसे आपने क्या कमाल किया है, इस कदर सही फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेना आप ही का काम है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। किसी ज़माने में जुग्राफिया ही बड़े शौक से पढ़ा करता था और सोचता था कि किस तरह कोई बरे आज़म दरियाफ्त कर लूँगा। बरे आज़म दरियाफ्त नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, हेडक्वार्टर दरियाफ्त कर लिया, ये भी किसी बरे आज़म की दरियाफ्त से कम नहीं। इमरान ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो पे इख्तियार हंस पड़ा। अब क्या प्रोग्राम है? हेडक्वार्टर तो आपने तलाश कर ही लिया। ऑपरेशन रूम में दोबारा पहुंचते ही ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, प्रोग्राम क्या? अब इस आज़ाब से जान छुड़ानी है, ये तो कंबल बनकर चिमट गया है। इमरान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया कि अब सारी टीम लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं वहां जाऊं ताकि वहाँ के हालात वगैरह अच्छी तरह चेक करके आपको तफसीली रिपोर्ट दूं और इस रिपोर्ट की रोशनी में आइंदा प्रोग्राम बनाया जा सके, ब्लैक ज़ीरो ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। सिर्फ तुम्हारी रिपोर्ट से क्या होगा? रिपोर्ट आने के बाद इस पर बाकायदा कमीशन बैठेगी जो इस रिपोर्ट के बारे में हतमी सिफारिशात तय करेगी। फिर कमीशन की सिफारिशात पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, इस पर गौर करेगी कमीशन की सिफारिशात काबिल अमल भी हैं या नहीं, और काबिल अमल है तो किस हद तक, और अगर नाकाबिल अमल हैं तो उन्हें काबिल अमल कैसे बनाया जा सकता है। इस कमेटी की रिपोर्ट फिर वजारत ख़जाना को भेजी जाएगी ताकि वजारत ख़जाना के आला अफसरान इस पर राय दें कि क्या मुल्की एजेंट में से इतनी रकम मुहैया की जा सकती है जिससे इस कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद हो सके, और वहाँ से रिपोर्ट आएगी। फ़िलहाल इतनी रकम मौजूद नहीं है, इसलिए ज़रा कम रकम की रिपोर्ट तैयार की जाए। चनाचा तुम्हें दोबारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा जाएगा और फिर कमीशन और फिर डी कमीशन और फिर वही खजाना। मेरे ख्याल में तुम्हें अब सीक्रेट सर्विस छोड़कर सरकारी जगह सरकारी किसी नौकरी पर भर्ती ना करा दूं ताकि इत्मीनान से बैठकर रिपोर्टें ही बनाते रहो और मुल्क चलाते रहो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे आपने हमारे मुल्क की सेक्रेटरीट की कारकर्दगी की बड़ी तारीफ की है, लेकिन मेरा ये मतलब ना था जो आपने समझा है, ब्लैक ज़ीरो ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन इस बार तुम इसमें शामिल नहीं होगे। बस तुम्हारे लिए एक ही मिशन है, तुम यहाँ ज़्यादा ज़रूरत के वक्त मौजूद रहोगे। इस बार जूलिया साथ जाएगी। तुम इसके सिवाय सदीकी और चौहान के बाकी सबको तैयार रहने के अहकामात दे दो। मैं कुछ ज़रूरी इंतजामात कर लेने के बाद तुम्हें तफसीलात बता देता हूँ, इसके बाद हम रवाना हो जाएंगे, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है सर, ब्लैक ज़ीरो ने उसे संजीदा देखकर संजीदा लहजे में जवाब दिया और इमरान उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बड़े से कमरे के दरमियान रखी हुई दफ्तरी मेज़ के पीछे बड़े फाखराना अंदाज में जैकी बैठी हुई थी। जब से ईगल ग्रुप उसके मातहत में आया था और ज़्यादातर उसी दफ्तर में वक्त गुजारती थी, क्योंकि हेडक्वार्टर के अंदर रेड विंग में उसका काम सिर्फ मशीनी को देखते रहना और मातहतों की साइंस टाइप रिपोर्टों को ही सुनते रहना था, जिससे वो काफ़ी बोर हो गई थी। जबकि ईगल ग्रुप का काम उसके मिजाज के ऐन मुताबिक था। हेडक्वार्टर में बतौर डायरेक्टर बैठने से पहले वो पाचान में पावरलैंड की तंजीम की सरबराह थी, जहाँ मुख्तलिफ मकामी ग्रुपों से लड़ाई भड़ाई और दीगर इसी किस्म की सरगर्मियाँ चलती रहती थी। उसने खुद भी पाचान की मशहूर उस्तादों से मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की थी और पाचान में जहां मार्शल आर्ट का एक से एक माहिर पड़ा हुआ था, जैकी को मार्शल क्वीन के नाम से पुकारा जाता था। आज तक कोई बड़े से बड़ा लड़ाका भी इसके मुकाबले में चंद दमों से ज्यादा ठहर ना सका था। हेनरी से उसकी दोस्ती और ताल्लुकात खास से देरीना थे और जब भी हेनरी को मौका मिलता था वह हेडक्वार्टर से बाचान जाता और फिर वो दोनों कई दिन इकट्ठे रहते। और अगर उसे उसका
ज्यादती की वजह से काम में मौका ना मिलता तो वो जैकी हेडक्वार्टर मंगवा लेता और फिर वहां इकट्ठे रहते। तिर्मिज़ी और लेडी एशले को भी जैकी और हेनरी के इन ताल्लुकात का बहुत अच्छी तरह इल्म था, लेकिन उन्होंने कभी इस पर एतराज़ ना किया। बल्कि लेडी एशले तो जैकी की बड़ी गहरी सहेली थी। और फिर लेडी एशले और तिर्मिज़ी की हलाकत के बाद हेनरी ने उसे मुसलसल अपने साथ रखने के लिए यहाँ बुलाकर डायरेक्टर बना दिया था। पहले तो वो इतना बड़ा ओहदा मिलने पर और हेनरी के साथ मुसलसल इकट्ठे रहने पर बेहद खुश हुई थी, लेकिन फिर जल्द ही वो बोर हो गई, क्योंकि हेडक्वार्टर की लाइफ में मुसलसल यकसानियत है और वो ऐसी यकसानियत में जिंदगी गुजारने की आती ना थी। इसलिए अब वो अपना ज्यादा वक्त हेडक्वार्टर से बाहर ईगल ग्रुप में गुजारती थी। इस वक्त वो ईगल ग्रुप के दफ्तर में मौजूद थी कि दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा और खासे वची जिस्म का मालिक एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये ब्राउन था, ईगल ग्रुप का इंचार्ज और नाराग सिटी का मशहूर गुंडा, जिसका नाम सुनकर ही नाराग सिटी के बड़े बड़े मुजरिमों को पसीना आ जाता था। ब्राउन बड़ा दलेर, सहीन और मार्शल आर्ट में खासा माहिर था, इसलिए जैकी भी उसे पसंद करती थी। पहले पहल जैकी ने उससे चैलेंज किया कि वो मार्शल आर्ट में उसका मुकाबला करे, लेकिन ब्राउन ने बड़े खुले दिल के साथ जैकी के मुकाबले में बगैर लड़े अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, क्योंकि वो जैकी को जानता था और उसने बादशाह में कई बार जैकी को लड़ते हुए देखा था। जैकी ब्राउन की इस एतराफ शिकस्त पर बेहद खुश हुई थी और उसकी अना को चूंकि बेहद तस्कीन पहुंची थी, इसलिए वो अब ब्राउन को ज्यादा पसंद करने लगी थी। मैडम ये कहने के लिए हाजिर हुआ था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं नाराग सिटी का चक्कर लगा आऊं, थोड़ी सी तफरी हो जाएगी। ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां कोई काम है? जैकी ने चौंकते हुए पूछा। काम तो नहीं है, लेकिन मैडम सच्ची बात यह है कि यहाँ हाथ पैर चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा, जबकि सुना है कि नाराग सिटी में आजकल एक नया ग्रुप आया है। उसने वहाँ के अच्छे अच्छे क्लबों में अपनी धाक बिठा दी है। मैंने सोचा कि चलो जाकर इस ग्रुप से ही मुलाकात कर ली जाए। ब्राउन ने बड़े बेतकल्फाना अंदाज में मेज के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये कौन लोग हैं? जैकी ने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। मालूम नहीं, सुना है बड़े जबरदस्त लड़ाके हैं, ब्राउन ने जवाब दिया। तो तुम वहां उनसे लड़ोगे अकेले? जैकी ने चौंकते हुए पूछा। मेरा तो ख्याल है लड़ने की नौबत ही ना आएगी। बहरहाल ईगल ग्रुप तो यहाँ हंगामी तौर पर आया है, उसने वापस नाराग सिटी तो जाना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि लोग ईगल ग्रुप का नाम ही भूल जाएं। ब्राउन ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इस तरह बेमकसद जाने का कोई फायदा नहीं। फिर ना जाने वो कितना बड़ा ग्रुप हो, इसके खात्मे में कितना वक्त लग जाएगा। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि हम बाकायदा मिशन के तहत वहां जाएं? जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बात तो ये है कि हमसे आपकी क्या मुराद है, और दूसरी बात यह कि वहां क्या मिशन लेकर जाएं। ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमसे मुराद मैं और तुम और तुम्हारे चंद साथी हो सकते हैं, और मशीन कोई भी तैयार किया जा सकता है। ठहरो, वही चेयरमैन से मैं बात कर लूं, जैकी ने कहा और उसने मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया, उस पर मौजूद नंबर दबा दिए। यस, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से हेनरी की आवाज सुनाई दी। जैकी बोल रही हूँ बॉस, ईगल ग्रुप ऑफिस से, जैकी ने मौतबाना अंदाज लहजे में कहा, क्योंकि वो ब्राउन के सामने बेतकल्फी का इजहार नहीं करना चाहती थी। यस, क्या बात है? हेनरी ने चौंकते हुए पूछा। मैं चंद दिनों के लिए नाराग जाना चाहती हूँ सैर व तफरी के लिए, और वहाँ तफरी के लिए अगर मैं ईगल ग्रुप के चंद अफराज साथ ले जाऊँ तो आपको कोई एतराज तो ना होगा? जैकी ने कहा। मुझे क्या एतराज हो सकता है, यहाँ भी तो कोई काम नहीं है। हो आओ, मैं खुद संभालूंगा, हेनरी ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। मैं सोच रही थी कि कोई मिशन सा बना लूं तो तफरी में ज्यादा लुत्फ आएगा, लेकिन कोई मिशन समझ में नहीं आ रहा, जैकी ने खुश होते हुए कहा। अरे हाँ, मिशन की बात पर मुझे ख्याल आ गया। तुम्हारे पास कौन मौजूद है? हेनरी ने चौंक कर कहा। ईगल ग्रुप का इंचार्ज ब्राउन बैठा हुआ है। क्यों? जैकी ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। उसे बाहर भेज दो, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, हेनरी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ब्राउन तुम बाहर जाओ, जैकी ने ब्राउन से मुखातिब होकर कहा, और ब्राउन सर हिलाता उठा और दफ्तर से बाहर चला गया। वो चला गया है, अब बताओ क्या बात है? जैकी ने कहा। सुनो जैकी, मुझे तुम्हें बताने का ख्याल नहीं रहा। चंद रोज कबल एक पुरअसरार सी ट्रांसमीटर कॉल आई थी किसी पी ग्रुप की तरफ से। उसका सरबराह P11 है। उसने मुझे बताया कि पी ग्रुप तिर्मिज़ी ने खुफिया तौर पर बनाया हुआ था। खुफिया इसलिए कह रहा हूं कि मुझे और बाकायदा तौर पर पावरलैंड को इसकी इतला ना थी। लेडी एशले को मालूम हो तो मालूम नहीं, बहरहाल उसने एक इतला दी। मैं चूंकि पी ग्रुप के मुतलिक कुछ ना जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो पहले अपने ग्रुप की तफसीलात हेडक्वार्टर को मुहैया करे, क्योंकि तिर्मिज़ी तो हलाक हो चुका है। तिर्मिज़ी की हलाकत की खबर सुनते ही उसका लहजा बदल किया। उसने बताया कि वो अपने ग्रुप की मीटिंग कॉल करेगा, और अगर उन्होंने पावरलैंड के साथ बाकायदा शामिल होने का फैसला किया तो ठीक है, वरना वो आज़ाद हो जाएंगे। हेनरी ने तफसील बताते हुए कहा। कब आई थी ये कॉल? जैकी ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। 4 रोज हो गए। मैंने हैरी को हिदायत दे दी थी कि इस ग्रुप को तलाश करे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। ट्रांसमीटर कॉल भी ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी ट्रेस ना हो सकी। मैं इस ग्रुप की तरफ से खासा परेशान हूं, बल्कि अभी तुम्हारी कॉल आने से पहले सोच रहा था कि खुद नाराग जाकर उसे तलाश करूं, हेनरी ने कहा। क्यों, इसमें परेशानी की क्या बात है? तिर्मिज़ी ने कोई
निजी ग्रुप बनाया होगा जो इसकी मौत के बाद खत्म हो गया। अब जाहिर है वो पावरलैंड के खिलाफ तो काम नहीं करेंगे। जैकी ने कहा, ये बात नहीं डियर, पहली बात तो ये है कि ऐसा ग्रुप जिसे सबसे खुफिया रखा गया हो तो क्यों बनाया गया, और फिर इसका मकसद क्या था। हो सकता है इस ग्रुप में से किसी को हेडक्वार्टर का भी इल्म हो, इसके पास ऐसी दस्तावेजात हो जो हमारे लिए खतरनाक साबित हों। हेनरी ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो वाकई ही है, ऐसी सूरत में तो इस ग्रुप की तलाश लाजमी है। जैकी ने कहा, यही मैं कह रहा हूँ, अब अगर तुम नाराक सिटी जाना चाहती हो तो फिर ये काम तुम करो, उसे तलाश करो ताकि असल सूरत हाल का इल्म हो। हेनरी ने कहा, ठीक है मैं तलाश कर लूँगी, मैंने फिर उनका क्या करना है। जैकी ने कहा, इनसे यही मालूमात हासिल करनी है कि उन्हें पावरलैंड के मुतालिक कितनी मालूमात हैं, उसके बाद अगर ये खतरनाक नजर आए तो खात्मा कर देना, वरना फिरते रहें। हेनरी ने कहा, ओके ठीक है, मैं फिर ब्राउन और उसके चंद साथियों को साथ ले जाती हूँ। ये नाराक सिटी के कीड़े हैं, इस तरह आसानी से पी ग्रुप को तलाश किया जा सकता है। वैसे ब्राउन ने मुझे बताया है कि नाराक सिटी में कोई नया ग्रुप आया है जिसने वहाँ खासी ढाक बिठा रखी है। जैकी ने कहा, ठीक है देख लेना, वैसे तिरमिजी खासा सहीन आदमी है, जाहिर है वो नए आदमियों को तो इस किस्म के मिशन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। हेनरी ने जवाब दिया, अरे ठीक है मैं तलाश कर लूंगी। जैकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके बाद उसने मेज के किनारे पर मौजूद कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और ब्राउन अंदर दाखिल हुआ। आओ ब्राउन, मिशन चीफ बॉस ने हमें हमारे जिम्मे लगाया है, वहां हमने किसी पी ग्रुप को तलाश करना है। जैकी ने कहा, पी ग्रुप? ब्राउन ने हमें उचकाते हुए कहा, हाँ साबिका बॉस तिरमिजी ने कोई खुफिया ग्रुप बनाया हुआ था, इसके पास हेडक्वार्टर से मुतल्लिका कागजात हैं और अब वो ग्रुप गद्दारी कर रहा है। जैकी ने कहा, ठीक है मैडम तलाश कर लेंगे। ब्राउन ने सर हिलाते हुए कहा, ओके फिर तैयारी करो, चंद साथी अपने साथ ले लो। जैकी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्राउन सर हिलाता वापस मुड़ गया। ये तुमने क्या चक्कर चला रखा है, ख्वामखा की मारधाड़, बदमाशी और लड़ाई भड़ाई, आखिर इसका मकसद क्या है? क्या इस तरह पावरलैंड का हेडक्वार्टर तबाह हो जाएगा? इमरान के कमरे में दाखिल होते ही जूलिया उस पर चढ़ दौड़ी। धीरज धीरज, शांति शांति, शादी से पहले लड़कियां इस तरह गुस्सा नहीं दिखाती, ये गुस्सा शादी के बाद दिखाए जाते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कहती हूँ ये फजूल हरकतें बेसूद हैं। हमें चीफ ने कहा है कि पावरलैंड के हेडक्वार्टर की तबाही के लिए टीम भेजी जा रही है और तुमने यहाँ आकर ये नया चक्कर चला दिया है। जूलिया ने पहले से ज्यादा गुस्सेले लहजे में कहा, मिस जूलिया, जब आप जानती हैं कि इमरान कोई काम बगैर मकसद के नहीं करता तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? सरदार ने जूलिया के समझाते हुए कहा, तो फिर ये हमसे सीधी बात क्यों नहीं करता? अब देखो हमें नाराक में आए तीन रोज गुजर गए हैं। इन 3 रोज में क्या हुआ है कि हम बदमाशों की तरह मुख्तलिफ कलबों में लड़ते फिर रहे हैं और अपनी धौंसे जमाते फिर रहे हैं, किसी पी ग्रुप का नाम उछालते फिर रहे हैं और बस। आखिर इसका क्या मकसद? जूलिया ने तेज लहजे में जवाब दिया, मिस जूलिया की बात दुरुस्त है। इमरान हमें इस तरह इस्तेमाल करके जैसे हम बेजान मशीनें हैं। तनवीर ने जूलिया की हिमायत करते हुए कहा, भाई मैं तो तुम्हें जानदार मशीनें मानने को तैयार हूँ। मैंने तो दरअसल स्वयंवर रचाने की कोशिश की थी ताकि पूरी टीम से सबसे पहले दलेर आदमी के गले में मिस जूलिया फूलों का हार पहना दे और फिर वो हनीमून पर चला जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो इमरान, ये ठीक है कि तुम हमारी टीम के लीडर हो, लेकिन अब जब तक हमें तुम अपनी इन तमाम फजूल हरकत का मकसद नहीं बताओगे हम में से कोई काम नहीं करेगा। ये मेरा फैसला है, चाहे X2 गोली क्यों ना मार दे। जूलिया ने और ज्यादा गुस्से के लहजे में कहा, इमरान साहब आखिर आप हमें कुछ बताते क्यों नहीं? कैप्टन शकील ने भी जूलिया की हिमायत करते हुए कहा, क्या बताओ, मुझे भी तो कुछ खबर हो। असल में सारा चक्कर इस पर दानशीन पर छाया हुआ है और अब मुझे बात समझ में आ रही है कि वो दरअसल जूलिया और मुझे लड़ाना चाहता है ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ठीक है मैं खुद बॉस से बात करती हूँ। जूलिया ने बुरी तरह पैर पटकते हुए कहा और उठकर एक कोने में पड़े टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। इमरान खामोश बैठा रहा। जूलिया ने रिसीवर उठाया और फिर पाकिशिया डायरेक्ट कॉल करनी शुरू कर दी। X2। चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, नाराक से। जूलिया ने मौतबाना लहजे में कहा, यस क्या बात है, क्यों कॉल की है? X2 का लहजा बेहद सर था। बॉस वो इमरान कुछ बताता नहीं, यहाँ हम सिर्फ लड़ रहे हैं। पी ग्रुप बनकर मैंने उससे पूछा भी लेकिन वो नहीं बताता। जूलिया ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। उसने गुस्से में कॉल तो कर ली थी लेकिन अब X2 का सर्द लहजा सुनते उसका दिमाग भग से उड़ गया। सुनो जूलिया, तुम अब इंतहाई गैर जिम्मेदार होती जा रही हो। जब इमरान तुम्हारा लीडर है तो फिर वो चाहे तुम्हें जहन्नुम में ही क्यों ना धकेल दे, तुम्हें कूदना पड़ेगा, समझी? तुम एक अहम तरीन मिशन पर हो। तफरीह करने वहाँ नहीं गई कि पहले तुमसे पूछकर तफरीह का प्रोग्राम बनाया जाए, और ये लास्ट वार्निंग है।
اور اب اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو ناراک سٹی کی گلیوں میں گھومتی پھروگی، ایکسٹو نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا اور اس نے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا کے ہاتھ سے ریسیور خود بخود نیچے گر گیا، جیسے اس کے حلق میں یک لخت جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں امڑ آئی تھی اور اب وہ اس کے سامنے رونا نہ چاہتی تھی۔ ہاں تو مسٹر تنویر عرف بے جان مشین، تم نے بات کرنی ہے چیف سے؟ عمران نے جولیا کے باتھ روم میں داخل ہوتے ہی تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس بار اس کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ کمرے میں موجود باقی ممبر خاموش بیٹھے تھے۔ اب کیا حکم ہے باس؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چند لمحوں بعد جولیا نے باتھ روم سے نکل کر انتہائی خشک لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں سنن تھی۔ تم نے کال کرنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ یہ کال کیچ بھی ہو سکتی ہے؟ عمران نے اسے بھی زیادہ خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیچ؟ کیا مطلب؟ یہ تو ڈائریکٹ کال تھی۔ جولیا عمران کی بات سنتے ہی بری طرح پریشان ہو گئی۔ ٹرانسمیٹر کال کیچ ہو سکتی ہے تو ڈائریکٹ کال کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہارا اس کال سے پاور لینڈ والوں کو یہ علم ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس پہنچ چکی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ سوری، ویری سوری، مجھے دراصل اس کا خیال نہ آیا تھا، جولیا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس نے حماقت کی ہے۔ سنو جولیا، میں اس قسم کی بچکانہ حرکتوں کو پسند نہیں کرتا، جس کے مشن تو ایک طرف پوری ٹیم کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں۔ اس لیے اب تم واپس تو نہیں جا سکتی، میں واپس جا رہا ہوں۔ تم جانو تمہاری ٹیم اور ٹیم کا مشن، تم ایکس2 کی ملازم ہو، میں نہیں۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا اور جولیا کا چہرہ یکلخت ایسے زرد پڑ گیا جیسے اس کے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا نہ رہا ہو۔ عمران صاحب اتنا غصہ دکھائیے، غلطی واقعی مس جولیا سے ہو گئی ہے، لیکن آپ نے بھی اسے کال کرنے سے منع نہیں کیا، صفدر نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا۔ جو غلطی اسے کرنی چاہیے وہ تو اس نے کر لی۔ اس غلطی کا انتظار کرتے کرتے اگر میں بوڑھا ہو گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس عمر میں اسے شادی کی سوچی ہے۔ عمران کا لہجہ یکلخت بدل گیا اور لہجہ سنتے ہی سب کے چہروں پر چھائی ہوئی پریشانی دور ہو گئی، جبکہ جولیا نے سر جھکا لیا، وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ارے باپ رے، اس دور میں اتنی شرمیلی دلہن، ارے اتنی شرم نہیں جچتی کہ مجازی خدا کا نام سنتے ہی سر جھکا لیا جائے۔ عمران نے کہا۔ میں اٹھ کر دیوار سے سر پھوڑوں گی، تم پاگل ہو پاگل، جو بھی بے اختیار منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ عمران کے اس فکرے سے موڈ ہی بدل گیا تھا۔ شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، ابھی اتنی حیات زمانے میں ہے کہ ہونے والے کا سر پھوڑنے کی بجائے اپنا سر پھوڑنے کا کہہ رہی ہے۔ عمران نے دعا کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اگر کال کیچ ہو گئی تو؟ کیپٹن شکیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ایسے کیچ ہو جائے میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے کہ میں ایسے تو اس کو فون کرنے نہ دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا کا چہرہ واقعی کھل اٹھا، کیونکہ عمران کی کال کیچ ہونے کا سن کر وہ واقعی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ تو مجھے ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے، اور مصنوعی غصے سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ڈرانے کے لیے تو تنویر کا چہرہ ہی کافی ہے۔ کیوں تنویر؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میرے متعلق بکواس نہ کرنا ورنہ، تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب پلیز اس چکر کو چھوڑ دیں، ہمیں بتائیں کہ کیا پروگرام ہے، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو چکر چھوڑ دیتا ہوں، اب میری بات سن لو، ہم یہاں پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے آئے ہیں۔ چیف باس نے پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیا ہے، وہ ایم لینڈ میں ایک شہر گرام سٹی کے اندر نیچے انڈر گراؤنڈ موجود ہے، اور ظاہر ہے پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کوئی استبل تو نہیں ہوگا کہ ہم براہ راست پہنچ جائیں اور گدوں کو ہانک کر واپس آ جائیں۔ وہاں لازماً اسے انتظامات ہوں گے، جیسے گرام سٹی میں داخل ہوں گے ہمیں ٹریس کر لیا جائے گا، اس لیے ایک نیا چکر چلایا ہے۔ اس نے کسی پی گروپ سے پاور لینڈ کے چیف باس ہنری کو کال کیا اور اسے بتایا کہ ترمیزی نے خفیہ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو پی گروپ کہلاتا ہے، اور P11 اس کا انچارج ہے، اور ترمیزی کی ہلاکت کے بعد پی گروپ آزاد ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ہنری اس گروپ کا کھوج لگانے کی کوشش کرے گا اور اسے اصل صورتحال معلوم کر سکے گا۔ پی گروپ کا کھوج لگانے کی صورت میں پاور لینڈ کے آدمی سامنے آئیں گے، انہیں پکڑ کر ہم ان سے پاور لینڈ کے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے میک اپ میں وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں۔ ادھر ناراک سٹی انسانوں کا جنگل ہے، ظاہرہ پی گروپ اخبار میں اشتہار تو نہیں دے سکتا کہ ہم پی گروپ ہیں، فلاں جگہ موجود ہیں، پاور لینڈ والے ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کریں۔ چنانچہ چیف باس نے ہدایت کی کہ ہم ناراک سٹی پہنچ کر پی گروپ کی طرف سے ایسے اقدامات کریں جیسے زیر زمین دنیا میں پی گروپ کی شہرت ہو جائے اور پاور لینڈ ہماری طرف خود بخود کھینچی چلی آئے۔ چنانچہ اس وجہ سے گزشتہ 3 روز سے پی گروپ کے قلبوں میں جا کر اپنی حیثیت منواتا پھر رہا ہے، عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
ओह, वाकई बहुत बड़ी और गहरी चाल है। गुड आइडिया, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। तुम अगर यही बातें हमें पहले ही बता देते तो कम से कम इतनी परेशानी तो ना होती। जूलिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। पहले अगर बता देता तो तुम अपने बॉस से झाड़ कैसे खाती? घास और झाड़ ही सही, झाड़ भी तो बड़ी बड़ी घास को ही कहते हैं। इमरान ने एक बार फिर टपड़ी से उतर आया। इमरान साहब, ये प्लानिंग कुछ जची नहीं। एमलैंड तो नाराक में है और अब ये क्या ज़रूरी है कि यहाँ अगर चंद कलबों में धमा चकून दी जाए तो पावरलैंड के हेडक्वार्टर को इसकी इत्तला भी हो जाएगी। इस पर खावर ने संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं, तुम्हारी बात दुरुस्त है। वैसे एक और बात है, ये तुम्हारा इतना ताकतवर साइलेंसर आज लीक कैसे हो गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। साइलेंसर? क्या मतलब? खावर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा और बाकी साथी भी हैरत से इमरान को देखने लगे। उनकी समझ में भी ना आई थी। भाई तुम खामोश बैठे रहते हो। चनाचा मैं तो यही समझता रहा हूँ कि तुमने अपनी जबान पर कोई वलायती और ताकतवर किस्म का साइलेंसर चढ़ा रखा है। हालांकि आज के पैकेज में लीकेज बता रही है कि तुम्हारी खोपड़ी के अंदर अल्लाह मियाँ ने दिमाग नाम की भी कोई चीज़ बना रखी है। इमरान ने कहा और सब खावर समेत बेइख्तियार हंस पड़े। असल में आपसे बात करते हुए डर लगता है कि कोई गलत बात मुंह से ना निकल गई तो ना जाने आप कितना मजाक उड़ाएं। खावर ने हंसते हुए कहा। कमाल है, मजाक उड़ाने के लिए शर्त क्यों लगा रहे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर कमरा बेइख्तियार किस्म की कहकों से गूंज उठा। तुम बात गोल कर गए हो। खावर ने जो पूछा था उसका जवाब दो, जूलिया ने कहा। खावर की बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाराक वाकई एमलैंड से बहुत दूर है और फिर नाराक ऐसी जगह है जहां मामूली धमा चौकड़ी तो एक तरफ, कयामत भी गुजर जाए तो कोई अनोखी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं। इमरान ने जवाब दिया। वो कौन सा पहलू है? जूलिया ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारा बॉस मेरी तरह ही अक्लमंद है। उसने ये प्लानिंग सोच समझकर की थी। यहाँ नाराक में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट मौजूद हैं। चनाचा चीफ बॉस ने हेडक्वार्टर को तलाश करने के बाद मौजूदा एजेंटों को वहां भेजा ताकि असल हालात सामने आए तो उसे इतलात मिली कि अभी हाल ही में नाराक का एक मशहूर गुंडा ग्रुप एमलैंड की क्राम सिटी में मुंतकिल हुआ है। ईगल ग्रुप यहाँ खासा मरूफ ग्रुप था और वो अचानक यहाँ से गायब हो गया, जिसके मुतल्लिक यहाँ से जमीन दुनिया में काफी चहमागोइयां भी होती रही, लेकिन किसी को पता ना चल सका कि ईगल ग्रुप अचानक कहां गायब हो गया। Like, comment, share, press the bell icon.